सोनिया लोकसभा विन हम पहली बार ही मिल रहे हैं उसके बाद। और ये बजट का सत्र है और वी आर सीइंग कि ऑपोजिशन भी बिल्कुल रिन्यूड चार्ज में आया है। आप काफ़ी मुद्दों पर घुरा रहे हैं सरकार को। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ बजट के बारे में, क्योंकि आपकी स्पीच हमने सुनी और आपकी जो इश्यूज़ हैं, यू रेज सम वेरी गुड इश्यूज। सो इफ़ यू कैन शेयर हमारे व्यूअर्स के साथ कि आपको ये बजट में क्या ठीक लगा, क्या ठीक नहीं लगा। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया है। बुनियादी बात ये है कि बजट सरकार की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा होता है और साल में एक बार वित्त मंत्री को भी मौका मिलता है कि वो विभिन्न विभिन्न मुद्दों के ऊपर राष्ट्र को ज्ञान दे सकें, वैसे जिसका कोई औचित्य नहीं है। जो मूलभूत बात है कि सरकार की आमदनी जो है वो 31 लाख करोड़ है, सरकार का खर्चा 48 लाख करोड़ है, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है। और पिछले 4 साल से, कोविड के दौरान तो मैं समझ सकता था, सरकार का जो वित्तीय घाटा है वो 16 से लेके 17 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ष 2014 से लेके वर्ष 2024 तक जो सरकार का या भारत के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो 113 लाख करोड़ से बढ़ा है। लगभग 55 लाख करोड़ था ये 2013-14 में, और वर्ष 2024-25 में ये जाकर कहीं 180 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो इसका ये मतलब है कि सरकार कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही है। और किसी भी अर्थशास्त्र के जो सुनहरे कानून माने जाते हैं वो ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो आप अपना रोज का खर्च चलाने के लिए कर्जा नहीं लेते, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप कर्जा लेते हैं। और इस बात का जवाब पिछले 5 साल से मैं ये बात पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि जो आप ये कर्जा भारत के ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, जिस कर्जे का भुगतान आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले रहे हैं कि अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं? और इसका कोई जवाब नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। सो इसलिए एक प्योरली फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़ों का मायाजाल ये बताएगा कि फिस्कल डेफिसिट 5.1 से घटकर 4.9 रह गया है। पर अगर आप इसको वास्तविकता में एज अ होल नंबर देखें तो ये जो सरकार के सिर के ऊपर कर्जा है और या भारत के ऊपर कर्जा है और जो इतना बड़ा वित्तीय घाटा है, ये बजट में सबसे चिंताजनक विषय है। और एक और चिंताजनक विषय जहाँ पे विपक्ष ने गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया है वो है जो इन्होंने मध्यम वर्ग के लिए जो कुछ भी मतलब किया नहीं है, टैक्सेस बढ़े जा रहे हैं। तो ये आपको कुछ समझ आई है कि लॉजिक क्या है ये इंडेक्सेशन को हटाना और जो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना, इस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो आर्ग्यूमेंट आया है उसके आप की समझ में कुछ है कि यू थिंक देयर इज़ अ गुड पॉइंट इन दैट? देखिए, इस बजट में किसी के लिए भी कुछ नहीं है, ना किसान के लिए, ना नौजवान के लिए, ना मध्यम वर्ग के लिए। और जो जिस मुद्दे के ऊपर के बारे में आपने चर्चा की, इंडेक्सेशन का जो मुद्दा है, ये बहुत ही एक अटपटी सी बात सरकार ने की है। क्योंकि एक तरफ तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम कर दिया, उसको 12.5% पे ले आए, पर दूसरी तरफ जो आपने इंडेक्सेशन हटा दी है, इसका ये मतलब है कि जिन लोगों की पुश्तैनी जायदाद है या जिन्होंने 20 साल 25 साल पहले कोई मकान खरीदा था और आज उसको बेचना चाहते हैं, उनको जो रियल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और जिन्होंने मकान 2-3 साल पहले खरीदा था
और वो उसको बेचना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर इस बात का फ़ायदा होगा। तो इससे ये इंडेक्सेशन हटाने से अगर किसी का फ़ायदा होगा, उस स्पेक्युलेटर्स का फ़ायदा होगा जो रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं कि आज प्रॉपर्टी खरीदी, साल के बाद बेच दी, 1.5 साल के बाद बेच दी, मुनाफा कमा लिया, उसके ऊपर कैपिटल गेन बहुत कम हो जाता है। पर जो वास्तव में होम ओनर्स हैं, जिनको अपनी जायदाद इसलिए बेचनी पड़ती है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, अगर घर में कोई बीमारी आ जाए, उसके अलावा अगर उनको कोई नई चीज़ खरीदनी है, तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ और इसकी पूरी समझ लोगों को अभी तक नहीं आई है। आगे आने वाले दिनों में इसका एक बहुत नकारात्मक परिणाम मध्यम वर्ग पे पड़ने वाला है, और इसका अगर फायदा हुआ है या होगा तो सिर्फ जो रियल एस्टेट में स्पेक्यूलेशन करते हैं उनको इस चीज का फायदा होगा। मतलब ये जो ब्लैक मनी और काला धन का भी जो कह रहे थे हम खत्म करेंगे, ये बिल्कुल उसके कॉन्ट्रोडिक्ट करता है ये मूव। देखिए, उसकी बात तो हम ना ही करें, क्योंकि जब वर्ष 2016 में नोटबंदी की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि इसका एक बड़ा उद्देश्य भारत को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। और अगर आप आरबीआई के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनको अपने संज्ञान में लो, तो डिमोनेटाइजेशन जब हुई थी वहां से कहीं ज्यादा, ऑलमोस्ट 33 लाख 34 लाख करोड़ रुपया कैश में इन सर्कुलेशन है अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए वो तो बड़ा भद्दा मजाक भारत के लोगों के साथ किया गया था। कई सैकड़े लोग बैंकों की लाइनों में खड़े खड़े उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और इसलिए जहाँ तक काले धन का सवाल है और रियल एस्टेट स्पेक्यूलेशन का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें फ़ायदा सिर्फ रियल एस्टेट के स्पेक्यूलेटर्स का होगा। मनीष जी, ये जो मैंडेट आया है इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें? एक तौर से कांग्रेस और विपक्ष नेता अपने आप को, ऑल्दो वो विपक्ष में है, एक तौर से इसको एक जीत की तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं। मगर देखा जाए बीजेपी सरकार की तीसरी टर्म थी, फिर भी उन्होंने इतने नंबर लाए हैं कि आपके डबल भी करें फिर भी उनके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी अपनी जीत कहता है। किस मुद्दे पे, किस हद से आप कहते हैं कि आपकी जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है? भारत का संविधान बच गया, ये सबसे बड़ी जीत है भारत की। क्योंकि अगर आप वो 400 पार की बात को अपने संज्ञान में लो, और जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे थे कि हम भारत के संविधान को खारिज करके अपना नया संविधान लागू करेंगे, और अगर आप संविधान सभा के जो बहस है उसको भी आप संज्ञान में लो, तो साफ तौर पर ये दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्वज हुआ करती थी, और उससे भी पहले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कई बार संविधान सभा की बैठकों को इंटरप्ट करने की कोशिश की। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि जब भारत की संविधान की संरचना हो रही थी तो उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो एक इनका उद्देश्य रहा है, या इनका एक गोपनीय ख्वाब रहा है कि हम भारत का संविधान अगर हमको मौका मिलेगा तो दोबारा लिखेंगे। और इसलिए जो ये 400 पार की बात हो रही थी, ये उसी ओर संकेत दे रही थी। तो जिस तरह का जनमत भारत के लोगों ने दिया है, उन्होंने भारत के संविधान की पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा की है। और इसलिए ये जो 2024 का चुनाव है, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात इंकित की जाएगी कि इस चुनाव ने भारत के संविधान की रक्षा और सुरक्षा की है। पर एक तौर से मनीष जी देखा जाए, कांग्रेस कहती है कि मोदी जी हैज़ बिन कट टू साइज बाय दिस थिंग, पर दूसरी तौर से देखा जाए तो वो जो सेकंड टर्म में कर रहे हैं वही अब इस टर्म में कर रहे हैं। वही कैबिनेट वापस आया है, उन्होंने ना तो उन्होंने अपना पार्टी अध्यक्ष बदला है, जो उनके कानून थे, इस तरह का बजट लाए हैं।
कहीं भी वो नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारी हार हुई है या हम अपने सोच बदल रहे हैं या कंसेशन कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने अपने दो allies को कंसेशन दिया है, उसके आगे तो मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ बदला है मोदी 2 से मोदी 3.0 में। देखिए, प्रधानमंत्री किसको अपने मंत्री बनाना चाहते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। भारतीय जनता पार्टी किसको अपना अध्यक्ष रखना चाहती है, ये उनका फैसला है। इसके बारे में कोई टिप्पणी उचित नहीं है। पर जो बदला है, जिसके और इशारा करना बहुत ज़रूरी है कि इस बजट ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ये एक कोएलिशन की सरकार है। क्योंकि जिस तरह से जिन दो बैसाखियों के ऊपर सरकार खड़ी है, एक आंध्र प्रदेश में है और दूसरी बिहार में है, निरंतर और लगातार वित्त मंत्री ने उन दोनों प्रदेशों में अपनी तिजोरी खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बिल्कुल साफ संदेश देता है कि ये सरकार बचाओ बजट है। भाई, आपको 10 साल तक तो आंध्र प्रदेश की कभी याद नहीं आई। बिहार स्पेशल पैकेज इतने दशकों से मांग रहा है, आपको बिहार की भी कभी याद नहीं आई। आप जेडीयू के साथ गठबंधन में रहे, फिर वो गठबंधन टूट गया, फिर बन गया, फिर टूट गया, फिर बन गया, पर बिहार को तो कुछ नहीं मिला उससे। तो इस बार क्यों मिला? तो इसलिए जो राजनीति की क्रूड वास्तविकता है कि ये गठबंधन की सरकार है, वो चीज बिल्कुल साफ तौर पर इस बजट के माध्यम से प्रमाणित हुई है और ये बड़ा बदलाव है। जहाँ तक आपने कहा कि वही लोग हैं, वही व्यक्ति है, तो अंग्रेजी में एक कहावत है दैट दिस इज अ गवर्नमेंट which is both out of ideas and any kind of innovation or imagination। क्योंकि कोई एक नई सरकार बनती है, लोगों को ये उम्मीद होती है कि कोई नई सोच होगी, कोई एक नया तरंग होगा उसमें, पर ये तो सारा ही पुरानी बोतल में पुराने ही किस्म का जाम लोगों को मिलने को मिला है। और इसीलिए आप बजट में देखें कि ये बजट कोई भी वर्ग, देश में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी वर्ग को नहीं लगता कि हमको इस बजट में कोई फायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं कह रही थी, अगर उनको लगता है कि उनसे कुछ कमी है और सबको प्लीज करना है, तो वो उस तरह का बजट लाते हुए प्लीज ऑल बजट होता। पर ये तो जैसे कि आपने कहा, किसी को नहीं खुश कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने उस पर चल रहे हैं, जैसे कि। और एक दूसरी बात, आप इंटरनेशनल, पहले आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, दूसरा जैसे कि वो रशिया गए, उनका फर्स्ट ट्रिप। देखिए, खुश तो कर रहा है, बैसाखियों को मजबूत कर रहा है, बैसाखियों के ऊपर तेल लगा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस बजट ने खुश नहीं किया है। जिन साथियों के सहारे ये सरकार खड़ी है, उनको खुश किया है और बाकियों को बिल्कुल नकार दिया है। भाई, भारत में सिर्फ 2 ही प्रदेश नहीं हैं, 28 प्रदेश हैं, 9 से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी किसी के बारे में तो आपने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इन दोनों के बारे में ही क्यों आपकी चिंता हुई कि निरंतर और लगातार बिहार आंध्र प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश। मुझे इस बात से कोई वो गिला नहीं है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर कुछ मिला है, पर बाकी प्रदेशों को तो भी मिलना चाहिए। जब अगर आप भारत की बात करते हैं, आप एक संघीय ढांचे की बात करते हैं, तो संघीय ढांचे में जब कोई भी चीज़ बंटती है तो वो बराबर बंटनी चाहिए, ना कि सिर्फ 1 और 2 लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, और फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, आप उसमें काफ़ी लिखते भी हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। प्राइम मिनिस्टर का पहला ट्रिप रशिया जाना, इसको ये तो मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी जो परंपरा थी रीचिंग आउट टू रशिया, तो हम भी वही कर रहे हैं। उस पर उनको क्रिटिसिज्म भी मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियाज प्लेस इन द ग्लोबल ऑर्डर? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया जाने का फैसला किया और तीसरी बारी में ये उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी। और
ये फैसला क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रूस से न्योता सबसे पहले आया था इसलिए चले गए, इसके बारे में सरकार की तरफ से ना तो कोई जानकारी दी गई है और जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पर बुनियादी बात यह है कि अगर आप जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसको अपने संज्ञान में लो तो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार एक ऐसा दुनिया में मकाम आया है कि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर या तो युद्ध चल रहा है या तनाव है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है या जो रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर वो अभी भी बरकरार है। अक्टूबर 2023 से जो इज़राइल और हमास के बीच समस्या है और जिस तरह से इज़राइल ने बहुत ही एक उग्र तरीके से जो सिविलियंस हैं गाज़ा में उनके ऊपर आक्रमण किया है। उसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जिस तरह की अब काफ़ी देर से टेंशन्स रही हैं, जो चीन का राइज है वो शांतिपूर्ण नहीं है। उसके अलावा 48 महीने हो गए नियंत्रण रेखा के ऊपर भारत और चीन के बीच में भी स्टैंड ऑफ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरी दुनिया एक फ्लक्स में है और आप अगर एक मुल्क को चुनते हैं अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तो आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं? अगर साफ तौर से ये कहा जाता कि जो रूस की कार्रवाई है यूक्रेन में वो जो मानवीय परंपराएं हैं या जो संयुक्त राष्ट्र के प्रिंसिपल्स हैं उसके विपरीत हैं और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए तो एक बात समझ में अभी आती थी। तो इसलिए क्यों ये डेस्टिनेशन चुना गया, उसके पीछे क्या कारण थे? मुझे उम्मीद है कि अगर किसी दिन संसद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर बहस होगी, क्योंकि 2 चीज़ों से सरकार बहुत कतराती है, ना तो विदेश मंत्रालय या विदेश नीति के ऊपर कोई बहस करना चाहते हैं कूटनीति के ऊपर, ना ये देश की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर बहस करना चाहते हैं। पिछले सितंबर 2020 से मेरे 65 सवाल जो नियंत्रण रेखा के ऊपर स्टैंड ऑफ है उसको लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एडमिट नहीं किया ऑन अ स्पेक्युअस रूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हम लोग रोज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई जो नियंत्रण रेखा के ऊपर परिस्थिति है उसके ऊपर बहस हो कि एक तरफ तो चीन से आपकी ट्रेड बढ़ती जा रही है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो इतना एडवर्स हो गया है कि इट इज़ इन फेवर ऑफ चाइना बाय अबाउट $100 बिलियन। दूसरी तरफ से 50-60 हज़ार सैनिक चीन की तरफ से और भारत की तरफ से भी आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं। ये क्या हो रहा है? आफ्टर ऑल क्या हम जो चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है उसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के थ्रू? उसके अलावा सरकार के खुद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो उस इलाके से संबंधित हैं उन्होंने लिखित में डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंसेस को पेपर प्रस्तुत किया है कि आप कोरोकरम पास से लेकर और चुमर तक 56 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जिसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। ये बड़े गंभीर विषय हैं जो भारत की एकता, अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता, भारत की सॉवरेनिटी से जुड़े हुए हैं, पर सरकार बहस नहीं करना चाहती। प्रमोद तिवारी जी हमारे डिप्टी लीडर बैठे हैं, शायद इनके राज्यसभा में सरकार तैयार हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर बहस करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव रखा है, मना कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उस बात की पुष्टि कर रहे हैं वो। और इसलिए ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं 2012 से डिफेंस मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर संसद में एक बार चर्चा नहीं हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स में कब आखिरी बार संसद में चर्चा हुई थी मुझे इसके बारे में
ना तो जानकारी है और ना ही यादगार है। तो हर चीज से इस तरह से बच के निकलना ये देश के लिए ठीक नहीं है। पर मनीष जी, अगर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो आप लोग उनका जवाब नहीं सुनते हैं, आप नारे लगाते हैं, तो डेमोक्रेसी, दिस इज ऑल्सो नॉट द वे ऑफ टू बिहेव इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मुझे एक बात बताइए कि ये क्या सरकार को शोभा देता है कि नेता विपक्ष अपना पहला भाषण दे रहे हैं और 4-4, 5-5 मंत्री, और ऐसे नहीं कि कोई जूनियर मिनिस्टर जिनको शायद अपने नंबर बनाने की उत्सुकता हो, पर सरकार में जो मैच्योर मिनिस्टर्स माने जाते हैं वो खड़े होके नेता विपक्ष को रिपीटेडली इंटरप्ट करें। देखिए, जब अगर आप कर्टसी डिमांड करते हैं तो आप में कर्टसी शो करने की भी क्षमता होनी चाहिए। नेता विपक्ष अपना पहला भाषण दे रहे थे, आप धैर्य से सुनते, आपको उसके बाद आपको मौका तो मिलना ही था उसका जवाब देने का। आफ्टर ऑल बहस शुरू हो रही थी, बहस 2 दिन चलनी थी, पर लगातार निरंतर आप उनको इंटरप्ट करते रहे। और फिर आप कहते हैं कि जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी के भाषण को ना सुनना चाहा, वो भी इसलिए, उसका कारण था कि हम ये कह रहे थे कि हमारी तरफ से एक स्पीकर था जो मणिपुर से संबंधित था, कि मणिपुर में जो परिस्थिति है, आज भी मणिपुर में परिस्थिति बहुत संवेदनशील है और उसके सिर्फ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े परिणाम नहीं है, भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी जुड़े हुए परिणाम है, कि उस मणिपुर के सांसद को आप बोलने दीजिए, पर आपने नहीं बोलने दिया। मांग क्या थी? मांग ये थी कि 5 मिनट हमारा जो आखिरी स्पीकर है वो मणिपुर से है, उसकी बात सुन लीजिए। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो माई वे और दी हाईवे अप्रोच है, ये नहीं चलेगा। जो संसद का स्वरूप है वो बदल गया है। थैंक यू सो मच मनीष जी, आप आए और हमसे बात की। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर डिबेट्स इन पार्लियामेंट, बट थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां मनीष जी के लिए।